हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों, डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन थ्रू एमसीक्यू के अंदर जैसा कि आपको पता है हम हर रोज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं और उसके साथ साथ एमसीक्यूज़ करते हैं, है ना। तो यहाँ पे दो टाइप के, जैसा कि आपको पता है कि स्टूडेंट होते हैं। कुछ कहते हैं कि हमें क्वेश्चन पहले दिखाओ, उसके बाद टॉपिक समझाओ, ताकि हम एक बार जज कर ले कि हमें कितना आता है। दूसरे ये होते हैं कि वो कहते हैं हमने पढ़ा ही नहीं टॉपिक, आप पहले टॉपिक पढ़ाओ, उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। तो दोनों तरह से मिलेगा आपको। पहले भी एमसीक्यू को दिखेगा, जिन्होंने पहले सॉल्व करना है वहाँ पे आप स्टॉप कर लो, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा और बाद में भी एमसीक्यू दिखेगा, उसके बाद मैं उसका आंसर बताऊंगा। ठीक है जी। चलिए दोस्तों, तो ये सारे टॉपिक हैं जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है उनके लिए जो पहले सॉल्व करना चाहते हैं। बात करते हैं यहाँ पे, हाउ रशिया यूक्रेन क्राइसिस इंपैक्ट ऑयल प्राइसेस। ओके दोस्तों, देखो रशिया और यूक्रेन का रिसेंटली जो क्राइसिस है, हमने काफ़ी बार इधर भी डिस्कस किया है, यहाँ पे भी, और एडिटोरियल के अंदर भी सर ने डिस्कस डेफिनेटली किया होगा। वहाँ पे क्या हो रहा है कि रशिया को जो सप्लाई है ना, जो ऑयल सप्लाई करता है, उसके अंदर दिक्कत प्रॉब्लम आ सकती है ना। और उस दिक्कत की वजह से क्या होगा, जब सप्लाई लो हो जाएगी तो यहाँ पे क्या है, डिमांड तो उतनी है, हो सकता है आने वाले टाइम में और इंक्रीज़ करे, क्योंकि कोविड पोस्ट कोविड टाइम ऑलमोस्ट हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे जितनी ज़्यादा डिमांड है तो क्या होगा कि शॉर्टेज हो सकती है। अब शॉर्टेज होगी तो ऑयल का प्राइस जो है वो इंक्रीज़ करेगा, है ना। ये सारा इशू है। खैर, हमें क्या करना है कि इसका इम्पैक्ट और भी होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि हमें यूपीएससी पर्सपेक्टिव से यहाँ पे क्या मिलेगा। हमें एक तो रशिया यूक्रेन, वहाँ पे आपको मैप वर्किंग करनी है, हमने क्वेश्चन भी किया था रिसेंट टाइम के अंदर उसके ऊपर। उसके बाद हमें उसकी डिटेल जाननी है, उसके ऊपर भी हमारा एमसीक्यू हो गया। अब यहाँ पे कि ऑयल का जो शॉर्टेज है ना, या फिर बोलें कि प्राइस जब राइज करता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, ये बात देखने की हमारे लिए यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंक्रीज हुआ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब इसके साथ साथ एक चीज़ और हो सकती है, जैसा कि आपको पता है ईरान के टाइम के ऊपर क्या किया था, यूएस ने सैंक्शन लगा दिया ईरान ने जब एनरिचमेंट की, है ना, कि भाई तू एनरिचमेंट ज़्यादा कर रहा है और कोई भी कंट्री इसके साथ व्यापार नहीं करेगी। जहाँ पे हमने पढ़ा था इंस्टेक्स सिस्टम लेके आए, है ना, यूरोपियन कंट्रीज़ कुछ इंस्टेक्स सिस्टम लेके आए कि हम बार्टर सिस्टम के ऊपर चलेंगे, हम डॉलर के ऊपर बात ही नहीं करते। अब यहाँ पे भी जब यूएस और यूरोप अगर रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा देते हैं तो रशिया ऑयल सप्लाई करेगा, तो वहाँ पे दूसरी कंट्री को बोला जाएगा कि यहाँ से ऑयल नहीं खरीदना, आपने डॉलर के अंदर डील नहीं करना, अगर करोगे तो हमारे साथ आपने डील नहीं करना, है ना, हम आपके साथ अपने जो भी रिलेशन है वो तोड़ देंगे। इट मीन्स कि रशिया को आइसोलेट कर दिया जाएगा। उस टाइम के ऊपर भी फिर वहाँ पे ऑयल जो कोई खरीदेगा नहीं, तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ने के चांसेस हैं। सो बेसिकली यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई के अंदर मिसमैच होने के चांसेस हैं। अब बात करते हैं इंडिया के इकॉनमी कैसे इम्पैक्ट करेगा। WPI इंडेक्स, इसके अंदर क्या है कि जो ऑयल प्राइसेस है उसका भी एक मेजर रोल है ना, वेटेज है। उसकी वजह से इसके अंदर हमें जो WPI इन्फ्लेशन देखने को मिलेगी। रिसेंटली हमने WPI वर्सेस CPI किया था, है ना, वहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कैसे कैसे इम्पैक्ट करते हैं, पूरी डिटेल में हमने इसको कवर किया था। इंडिया इंपोर्ट करते हैं अराउंड 80% ऑयल, ठीक है दोस्तों। अब इसका एक तो जब इंपोर्ट आपका देखो, अब यहाँ पे क्या सीन है कि आपको एक चीज़ याद रखनी है, हम ऑयल को इंपोर्ट कर रहे हैं, इससे आपका यूपीएससी के बहुत से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम उसको दे रहे हैं डॉलर, ठीक है जी। लेट अस से अपनी मार्केट के अंदर एक लिमिटेड अमाउंट है डॉलर की, ठीक है जी। अब यहाँ पे होता क्या है कि मान लीजिए आपको डॉलर चाहिए तो आप डॉलर बाहर बेचते जा रहे हो, तो लोकली आपके जो डॉलर हैं वो उसकी क्वांटिटी लो हो जाएगी, है ना। अब जब लो होगी तो क्या होगा कि यहाँ पे डॉलर की शॉर्टेज हो जाएगी। तो डॉलर जैसे पहले मान लीजिए 60 रुपये में था, अब 70 रुपये में। कहने का मतलब क्या है कि रुपये की वैल्यू गिर रही है। पहले $1 की कीमत जो थी वो 60 रुपये थी, अब $1 की कीमत 70 रुपये। इट मीन्स कि रुपये की वैल्यू गिर गई, तो वहाँ पे डेप्रिसिएशन होने की चांसेस है। ये फार्मूला आपका यहाँ पे भी लगेगा, और वैसे भी जो एक्सपोर्ट करते हैं जिनको डॉलर चाहिए, ये सारा उसके बेस के ऊपर, उसके कंटेक्स्ट के अंदर RBI और डॉलर वगैरह मार्केट के अंदर रिलीज करती रहती है। अब हमारा इंपोर्ट महंगा हो जाएगा तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ जाएगा, है ना। इसके साथ साथ जो बाकी ऑयल बेस्ड हैं जैसे LPG है, केरोसिन है, क्योंकि रशिया जो है वो गैसेस वगैरह उसका भी एक्सपोर्ट करता है, तो उसके कंटेक्स्ट के अंदर भी हमें राइस देखने को मिल सकता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है सब्सिडी और बढ़ा दे, है ना, तो फिर वहाँ पे सब्सिडी का बिल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो भी बढ़ जाएगा। कहने का मतलब फिस्कल डेफिसिट कैन ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है जी। ओके, इसके अलावा कंज्यूमर को कैसे इंपैक्ट करेगा। अगर देखो कंज्यूमर के कंटेक्स्ट के अंदर देखें तो भाई हम तो आप सब्जी से लेके सब कुछ जो ट्रांसपोर्ट के अंदर डीजल डलता है ना, तो वो सारी चीज़ें सारी महंगी हो जाएंगी।
इसके अलावा यहाँ पे ये भी बोला गया कि जब टैक्स कट किया था गवर्नमेंट ने अभी रिसेंट इलेक्शन के टाइम के ऊपर, तो वो कंपनियों ने पूरा वहाँ पे कंज्यूमर को दिया नहीं, तो कंज्यूमर को नेचुरली उतना ज़्यादा बेनिफिट वहाँ पे हमें देखने को नहीं मिला। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ कि जो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं, है ना, उनको बेनिफिट हो जाएगा, है ना, क्योंकि ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है। अगर मैं और वो बात करूं यहाँ पे, तो कुछ जैसे टायर मैन्युफैक्चरिंग है ना, ऐसे कुछ मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके जो नुकसान होगा, क्योंकि देखो ऑयल से बहुत से प्रोडक्ट है ना, पेट्रोलियम से प्रोडक्ट बहुत से बनते हैं जब रिफाइनरी की बात, उस मटेरियल के जो जो प्रोडक्ट बनते हैं वो भी महंगे हो जाएंगे। ठीक है जी। इन्वेस्टर, अगेन वॉलेटाइल मार्केट रहेगी, तो बहुत से जो एफपीआई है इन्वेस्टर, है ना, वो भी नेट सेलर बन के वहाँ से इंडिया से निकल रहे हैं। कहने का मतलब कि जैसे आपके जो एफडीआई होता है वो तो परमानेंट इन्वेस्टमेंट होती है, ये कोई स्टॉक वगैरह बॉन्ड वगैरह इन्होंने खरीदे, जब मर्जी सेल करते हैं, जहाँ पे इनको बेनिफिट मिलता है उधर चले जाते हैं। ठीक है, उसके अंदर भी ये तो खैर कोविड के टाइम से ही चल रहा है, हमने रिसेंटली ये पढ़ा भी था जब रेपो रेट वाला टॉपिक किया था, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब बात कर लेते हैं ऑयल की थोड़ी सी बेसिक, है ना। WTI यूपीएससी के अंदर रिसेंटली इसके ऊपर क्वेश्चन आया, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, हालांकि यूपीएससी ने सिंपल बोला कि ये न्यूज़ में था, ये क्या है ना। तो देखो 3 बेंचमार्क है, एक है ब्रेंट, दूसरा है WTI, तीसरा दुबई एंड ओमान बेंचमार्क। ठीक है, दुबई एंड ओमान बेंचमार्क जो है ये अरब कंट्री से एक्सट्रैक्ट करते हैं जब ऑयल, है ना, उसको एक बेंचमार्क दिया गया है। ब्रेंट और WTI के अंदर डिफरेंस आपको जानना है, क्योंकि WTI के ऊपर सीधा सीधा तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है, इसके अलावा हमें और यहाँ पे देखने को मिलता है। ब्रेंट जब नाम दिया गया, ये उस ऑयल को दिया गया जो नॉर्थ सी के आसपास वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते थे। अब ओपेक कंट्री, है ना, जो अरेबियन कंट्रीज हैं, ऑयल जो एक्सपोर्टर्स हैं, ठीक है, ओपेक प्लस यहाँ पे रशिया भी बीच में आ जाता है, ये सारी कंट्री यहाँ पे ये यूज़ करती है ब्रेंट इसका। यूएस ने जो ऑयल एक्सप्लोरेशन, अगर आप देखोगे पहले यूएस की मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा दखल होती थी, क्योंकि बहुत से ऑयल वगैरह वहाँ पे मिलता था। अब ये खुद अपना ऑयल एक्सट्रैक्ट करने लगा है, तो इसका जो है वो बेंचमार्क है WTI। ठीक है जी। तो यहाँ पे यूएस ऑयल प्राइसेस उसके बेस के ऊपर ये इसका रहता है। अब बात करते हैं कि जो सल्फर है, सल्फर अगर हम देखें दोनों में ही कम है, ऐसा नहीं है कि एक में बहुत ज़्यादा एक में कम है, लेकिन थोड़ा सा अगर दोनों को कंपेयर करें तो ब्रेंट के अंदर थोड़ा सा हाई है और WTI के अंदर थोड़ा सा लो है, इसलिए उसको स्वीटर भी बोला जाता है। ये आपको थोड़े से जो डिफरेंसेस हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा एशियन प्रीमियम क्या है, जैसे एशियन कंट्री को ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे यूरोपियन कंट्री को, है ना, मिडिल ईस्ट की बात करूँ तो वो यूरोपियन कंट्री को ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा खर्चा भी आ जाता है ना, ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी आ जाता है। लेकिन अब ट्रांसपोर्ट का खर्चा आ गया तो यहाँ पे लेटर से 100 रुपये की कोई चीज़ है, यहाँ से निकल रही है मिडिल ईस्ट से, यहाँ पे 20 रुपये उसके ऊपर खर्चा आ गया, तो ये 120 रुपये के अंदर होगी। ठीक है, यूरोप के अंदर। अब यहाँ पे मान लीजिए बाकी US भी है, तो वो 110 रुपये के अंदर बेच रहे हैं, उनको नज़दीक पड़ता है अगर, तो वो 110 रुपये में बेच रहे हैं, तो यहाँ पे इनका ऑयल कौन खरीदेगा, तो इनको 120 की जगह 110 के ऊपर बेचना पड़ता है। बाकी 10 रुपये कहाँ जाएंगे, इनको 10 रुपये का नुकसान हो गया। ये क्या करते हैं, एशियन कंट्री को 10 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, जिसको एक्स्ट्रा जो एशियन प्रीमियम भी बोला जाता है। ये इसलिए चार्ज करते हैं, इनको पता है यहाँ पे तो कोई और मेजर एक्सपोर्टर नहीं है, तो इसका एशियन कंट्री क्रिटिसिज्म भी बहुत करती है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट टू इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग फ्यूल प्राइसेस, राइज इन फिस्कल डेफिसिट, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज कैन इंक्रीज, it could hurt tire, lubricant and footwear manufacturers, value of rupee depreciate, 1 and 2, 1, 3, 4, 1, 2, 3, all of the above। सिंपल है, अब तो हमने सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए, है ना। टायर वगैरह ये यूज़ करती हैं तो इनका इंक्रीज होगा, ऑयल कंट्री कंपनीज को बेनिफिट हो सकता है, रुपये की वैल्यू डिप्रिशिएट हो सकती है, देन फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज करता है, ये भी हमने देख लिया। WTI वाला भी देखा, WPI वाला, तो वो भी आपको कंटेक्स्ट जो आपने टॉपिक स्टेटमेंट पढ़ी थी वो भी आपने इसमें ऐड ऑन कर लेनी। सेकंड क्वेश्चन है उनके लिए पहले सॉल्व करना चाहते हैं, यहाँ पे चलते हैं। व्हाट आर फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन, कहने यहाँ पे इशू क्या है, रिसेंटली एक पिटिशन फाइल की गई, उन्होंने बोला कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये ओबे करनी चाहिए, है ना। अगर हमारी ड्यूटीज़ जो बनती हैं अगर हम उनको पूरा करेंगे तभी हमारा राइट है फंडामेंटल राइट के ऊपर। हम अपने राइट क्लेम करते हैं, फंडामेंटल राइट है जी हमारा, ये हमारा क्लेम करो, लेकिन हमारी कुछ ड्यूटी भी तो बनती हैं, है ना। तो इन दोनों को साथ साथ में चलना है, तभी अगर हमारे इंडिया के अंदर जो एक अच्छा माहौल बना रहेगा, है ना, डाइवर्सिटी के अंदर यूनिटी इन डाइवर्सिटी बनी रहेगी।
यही इसी कंटेक्स्ट के अंदर है। तो रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल एंड स्टेट को बोला कि एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज ए सिटीजन एनशाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उन्होंने बोला कि भाई स्टेट एंड ड्यूटीज़ को कि उसको एनफोर्स करो। फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर क्या पढ़ना है, जो आपके लक्ष्मीकांत के अंदर दिया है वो आपने पढ़ना है, यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ नहीं उठाना। मतलब कहने का मतलब है कि जब इस टॉपिक को आपने PDF देखी तो वहाँ पे आपने अपने नोट्स देखने, उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा है तो डाल देना, अदरवाइज इसको आप छोड़ भी सकते हो। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पार्ट 4A के अंदर डाला गया है 42nd अमेंडमेंट, ठीक है। तो अब आपसे पूछा था फंडामेंटल ड्यूटी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसी टाइम पे बीच में थी, है ना, तो वहाँ पे नहीं थी, बाद में डाली गई। आर्टिकल 51A के अंदर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, 10 तो उसी टाइम पे डाल दी गई, एक फंडामेंटल ड्यूटी 86th अमेंडमेंट के अंदर डाली गई। दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो आपने क्या करना है, फंडामेंटल राइट, DPSPs एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, इन तीनों को यहाँ पे आपने अपने नोट्स के अंदर लक्ष्मीकांत से ले लेना, नोट्स सफिशिएंट है, तीनों में कंपेयर करना है कौन एनफोर्सेबल है कौन नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे जो स्टार्टिंग के अंदर जो इंट्रो के अंदर उसका कंपैरिजन हर एक की इन्फॉर्मेशन दी होती है, वहाँ से आपने तीनों को कंपेयर कर लेना, आपको नोट्स इजीली बन जाएंगे और एग्जाम के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है जी। आर्टिकल 51A के अंदर बहुत से, जैसे आपको नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, है ना, इसको अवॉइड करना है, तो नेशनल फ्रीडम जो स्ट्रगल की है हमारी, जैसे आजकल आप देखते हो न्यूज़ के अंदर भाई जो अपने फ्रीडम स्ट्रगल जो है ना, अपना जो शहीद हुए हैं बहुत से, तो उस टाइम पे उनकी बहुत ज़्यादा आप देखते हो कोई क्रिटिसिज्म किया जाता है, उन्होंने ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी बना के रखनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप ब्रदरहुड, ठीक है, आपको मेन जैसे कल्चर, नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करता है, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, रिफॉर्म की बात करता है, ऐसी कुछ चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वाज एडेड इन फंडामेंटल ड्यूटीज बाय 86th अमेंडमेंट इन 2002? फर्स्ट है टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल children of the age of 6 to 14 year. Second है parents or guardian to provide opportunities for education to his children or ward between the age of 6 and 14 year. Third है to provide early childhood care and education for all children until they complete age of 6 year. All of the above. तो इनमें से कौन सा सही है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, जो ऑलरेडी यूपीएससी ने बहुत से क्वेश्चन पूछे हैं फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर कि कौन सा फंडामेंटल राइट के अंदर आता है, कौन सा ड्यूटीज़ के अंदर आता है, या DPSP कौन सा है, या कौन सी अमेंडमेंट से क्या ऐड हुआ। लेकिन ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग इसलिए है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे 86 अमेंडमेंट उसने तो ये तीनों ही ऐड किए हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर, और उसके अंदर भी हम क्या करते हैं 6 to 14 ईयर वाला जो है इसके अंदर ऐड किया गया। इसके अंदर ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, एज ऑफ 6 to 14 ईयर ये भी है ना, ये 6 साल तक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 6 to 14 ईयर, ठीक है, टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये तो फंडामेंटल राइट है। अगर आपको यहाँ पे देखेंगे इधर तो लक्ष्मीकांत के अंदर वहीं से ये उठाया हुआ है कि 86 अमेंडमेंट के अंदर जो आर्टिकल 21A के अंदर लिखा है वो स्टेट प्रोवाइड करेगी और उसकी ड्यूटी है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ठीक है दोस्तों, कि कितनी तक, टू ऑल 6 to 14 ईयर, ये आपने याद रखना है। दूसरा, अगर मैं DPSP की बात करूं, ठीक है, स्टेट शैल एंडेवर एंड ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट एज ऑफ 6 ईयर, तो यहाँ पे टिल 6 ईयर। थर्ड के अंदर भी क्या है, एज 6 to 14 ईयर ही है ना, लेकिन वहाँ पे क्या था, स्टेट काम कर रही थी, यहाँ पे जो पेरेंट्स एंड गार्डियन है उनकी ड्यूटी है, ठीक है। ये आपको ऐसे तीनों को कंपेयर करना है और ऐसे आपने निकालना है। एग्जाम के अंदर यहीं पे कंफ्यूजन होगी, यहीं पे आपको थोड़ा सा पहले से ही वैसा करके चलना है कि एग्जामिनर कैसा पूछ सकता है क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, उनके लिए जो पहले सॉल्व करना चाहते हैं वो स्टॉप करके सॉल्व कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए, सेंटर क्रैक्स डाउन पंजाब पॉलिटिक्स TV। अब यहाँ पे देखो कुछ TV चैनल है उसको ब्लॉक किया है रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर। उसने ये बोला कि ये जो कुछ बैंड आउटफिट्स हैं जैसे 6 फॉर जस्टिस है, अगर आप देखोगे जो किसान का प्रोटेस्ट चल रहा था उस टाइम पे इसका बहुत नाम आया था कि उसका लिंक है और इलेक्शन के टाइम के ऊपर जो पब्लिक ऑर्डर उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। 2021 के अंदर गवर्नमेंट IT रूल्स लेके आई है ना। अब इन रूल्स को अगर आपने पूरा जाना है, मैं आपको डेट बता देता हूँ, बहुत से स्टूडेंट फिर पूछते रहते हैं। हालांकि हमने रिसेंटली पूरा इसको डिटेल में पढ़ा था, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि अगर आपने बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ना है तो 7 जून का जो DND है उसकी वीडियो भी देख सकते हैं, वहाँ से PDF भी ले सकते हैं। पूरा डिटेल में A to Z मैंने IT रूल्स के ऊपर बात की हुई है उसके अंदर, ठीक है, और बहुत अच्छे से वहाँ पे उसको डिस्कस किया है। अब इस रूल के अंदर लिखा कि IT मिनिस्ट्री कुछ ना कुछ ब्लॉक कर सकती है, अब अपनी उसको इमरजेंसी पावर दी गई है।
इसके अंदर लिखा गया इमरजेंसी पावर के अंदर ब्लॉक करेगी, उसके बाद एक कमेटी बैठेगी, वो उसके साथ पूरा डिस्कस करेगी मैटर को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि जो जिसके ऊपर जिसको ब्लॉक किया उसको कुछ इसके अंदर हीयरिंग वगैरह उसके लिए कुछ नहीं है, कोई उसका व्यू क्या है ना, कि उसको रिस्पॉन्स करने का टाइम वो यहाँ पे कुछ है नहीं। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि आईटी रूल्स तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, आपका भी टाइम खराब होगा, एक बार दो बार हमने पहले डिस्कस कर लिया, तो आपको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर रिसेंटली एक आर्टिकल आया था, यहाँ पे बोला गया कि जो इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है उसको क्या क्या रेगुलेट करती है, ठीक है। सारा पढ़ लेंगे तो आपका ये कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा। पहले क्या था, जो 2021 रूल्स है उससे पहले जो इंटरनेट को छोड़ के बाकी सभी चीज़ों के ऊपर कहीं ना कहीं उसका जो क्या बोलते हैं रेगुलेट करने की पावर थी। उसके बाद 2021 के अंदर ये आया और इंटरनेट को भी उन्होंने कवर कर लिया। पावर ऐसा नहीं है एक्सप्लिसिटली मेंशन किए कि ये इसकी पावर है, हालांकि लिमिटेड है, लेकिन आपको पता है कि उसका यूज गवर्नमेंट कैसे करती है ना। फिल्म सर्टिफिकेशन की अगर बात करें, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ये भी आईबी मिनिस्ट्री के अंदर है। अब इसके पास भी पावर है, हालांकि ठीक है मैंडेट नहीं है कि ये सेंसर करे। इसका काम क्या है कि जैसे मान लीजिए कुछ कट करना है तो पहले उनको बोलता है कि सजेस्ट करता है और वो कट कर देते हैं उसके हिसाब से। लेकिन आपको पता है आजकल जो बहुत सी फिल्मों के ऊपर वैसे ही सेंसर लग जाता है, तो इसका काम ये नहीं है, ठीक है, ये सजेस्ट कर सकता है। टीवी चैनल की बात करें तो रिसेंटली ठीक है बहुत से टीवी चैनल के ऊपर भी यही बात हुई, गवर्नमेंट बैन कर देती थी। लास्ट ईयर केम अप विद 3 टियर स्ट्रक्चर, इसके अंदर भी बात हुई कि जो 3 टियर स्ट्रक्चर आई कि एक वहीं पे हो गया चैनल, देन सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी एंड देन आईबी मिनिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जैसे मान लीजिए व्यूअर है, उसको कोई दिक्कत आ रही है तो वो चैनल के पास जाएगा, उसके बाद उनकी जो सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी है उसके पास जाएगा, उसके बाद नहीं बात बनती तो आईटी मिनिस्ट्री के पास जाएगा, ठीक है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री सॉरी। अब उसके पास जाएगा तो वो क्या करेगी, एक शो कॉज नोटिस देगी और उसके बाद जो कमेटी वगैरह है उसके पास वो रेफर कर दिया जाएगा मैटर, ठीक है। तो यहाँ पे है, और यही ऐसा ही सिस्टम जो 3 टियर सिस्टम ओटी प्लेटफॉर्म, आप वो रूल्स देखना वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल आपने मेंस में कोड करनी है तो मीडिया वन है, उसको 48 आवर के लिए बैन किया था 2016 के अंदर एनडीटीवी, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा इसके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेल भी है, ठीक है, जो प्रोग्राम है कोड्स हैं वो किसके अंदर है, केबल टीवी नेटवर्क रूल्स के अंदर, ठीक है दोस्तों। सेंट्रल बोर्ड जो सेंसर वाला है उसके अंदर अगर उसकी वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो वहाँ पे एक FAQ है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, उसको एक बार आपने जरूर देखना है। अगर आपके पास अगर कोई आगे टॉपिक आया तो मैं खुद ही उसको पूरा डिस्कस कर दूंगा। अब गवर्नमेंट क्या करती है, उसका जैसे मान लीजिए यहाँ से ऊपर लिंक जा रहा है ना, यहाँ से इंफॉर्मेशन जा रही है सैटेलाइट से नीचे, तो अप लिंक डाउन लिंक इनमें से किसी ना किसी का लाइसेंस वो रद्द कर देती है, ठीक है। प्रिंट मीडिया वेबसाइट, ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इसकी रिकमेंडेशन के ऊपर चलती है, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ वेबसाइट के ऊपर कंटेंट क्या बैन करना है क्या नहीं। अगर आप देखोगे यहाँ पे हमने पढ़ा था इंटरमीडियरी, है ना, कि भाई जैसे इंटरमीडियरी है सोशल मीडिया, उसकी बात करते हैं, ठीक है। यहाँ से पर्सन ए वहाँ पे कंटेंट डाल रहा है और पर्सन बी पढ़ रहा है, पर्सन बी को लगता है कि भाई ये गलत है, तो ये बीच में जो है ये इंटरमीडियरी है ना। तो पर्सन बी को गलत लगता है तो गवर्नमेंट क्या उसको इसको बोल देती है कि भाई इसको हटाओ या इस बंदे को ट्रेस करो। तो कहने का मतलब है आप वहाँ पे कंटेंट वेस्ट कुछ ऐसा कि भाई देश का माहौल ख़राब कर रहा है कोई कंटेंट, तो वहाँ पे उसको बैन कर सकते हो। कौन सा कंटेंट नहीं अलाउड, बेसिकली कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है कि कौन सा कंटेंट यहाँ पे अलाउ है या नहीं, ये चलता है आर्टिकल 19(1), यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस है ना, उसके बेस के ऊपर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो आप वहाँ पे बोलते हो जो रिस्ट्रिक्शन है उसके हिसाब से यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन लगती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तांडव रिसेंटली जो इसका फर्स्ट शो था उसके अंदर ही यहाँ पे इंटरवीन करना पड़ा क्योंकि रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट कर रही थी। तो ये अगर आप देखो बहुत सी वाइड पावर्स हैं आईबी के पास, ठीक है दोस्तों। क्या और एजेंसी रोल प्ले करते हैं, डायरेक्ट नहीं करती, लेकिन उनका व्यू रहता है कि अगर कोई कंटेंट है या किसी ना किसी एंगल से तो उसके व्यू के ऊपर बेस्ड उसी पे काम होता है। क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैव पावर टू ब्लॉक कंटेंट ऑन emergency basis. Any direction for blocking content will be reviewed by a committee headed by cabinet secretary. The rules provides the publisher an opportunity for hearing during the entire process. Only 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3. Again easy. तो यहाँ पे आपको all of the above ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा है, तो एक ना एक कुछ ना कुछ तो गलत है, तो उसके हिसाब से आपको एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे यूज़ करना है। 1 and 2 इज करेक्ट। तो थर्ड स्टेटमेंट उसको जो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती
ठीक है, इसीलिए इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ था। क्वेश्चन देखिए फोर्थ, उनके लिए पहले सॉल्व करना चाहते हैं, बाकी के लिए यहाँ पे बात। पैनल AFSPA रिमूवल फ्रॉम नागालैंड, रिसेंटली दोस्तों नागालैंड के अंदर जो आर्म्ड फोर्सेस एक्ट लगा, अब वहाँ पे आर्मी से बहुत से लोगों की डेथ होगी, ठीक है, मारे गए, अराउंड 13 जो सिविलियन थे, कहाँ पे, नागालैंड के मॉन डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसके बाद उन्होंने डिमांड की कमेटी वगैरह बैठाओ, है ना, उसको विड्रॉ करो वहाँ से आप, जो आर्म्ड फोर्स एक्ट है। अब उसके बाद जो टाइमलाइन थी वो तो ख़त्म होगी, आपको पता है इंडिया के अंदर कैसा काम होता है। इसके अलावा जो नागालैंड का जो चीफ मिनिस्टर है ना, और भी जो बड़े वहाँ पे ग्रुप है, उनकी जो डिमांड है कि जो रिमूवल करो, इसका रिमूव करो आर्म्ड फोर्स एक्ट को, नागालैंड एक्सेप्ट जो इंटरनेशनल, अगर आप देखो म्यांमार से बॉर्डर लग रहा है, इसके अलावा अगर इधर बॉर्डर देखो मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, इनके बॉर्डर से वहाँ पे आप रहने दो और यहाँ पे रहने दो, बाकी आपको यहाँ पे इसको ख़त्म करो। यूपीएससी के अंदर भी कंटेक्स्ट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, उन्होंने बॉर्डर स्पेसिफिकली मेंशन की, उनकी डिमांड के अंदर है, तो आपको पूछा भी जा सकता है इस एरिया के अंदर कौन सी स्टेट को कौन सा बॉर्डर टच होता है। अब ये लेके कौन आया, क्विट इंडिया मूवमेंट जब चली तो उसी टाइम के ऊपर इसको इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिश टाइम ने। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू आए, उन्होंने ऑर्डिनेंस पास किया, उसके बाद 1958 के अंदर एक्ट बन गया। पहले इसका नाम था असम एंड मणिपुर, ठीक है, उसके बाद बाकी स्टेट भी बनती गई और इसको वहाँ पे भी ये लगता है। अगर मैं बात करूँ पहले नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करते हैं, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, है ना, इनके अंदर लगा। उसके बाद पंजाब जो पहली स्टेट थी वहाँ पे हटाया गया, पर बाकियों के अंदर फिर भी चलता रहा। अब ये लगाता कौन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ पे हमें प्री का क्वेश्चन आता है कि किसके पास पावर है ना। देखो पहले होता है कि डिस्टर्ब एरिया कौन सा है, जैसे मान लीजिए कोई रिलीजन है या फिर लैंग्वेज या रेशियल कुछ ना कुछ वहाँ पे डिस्टर्बेंस होगी किसी एरिया के अंदर, किसी स्टेट के अंदर, अब उसके लिए आर्मी लगाई जाएगी, ठीक है। अब वो डिस्टर्ब एरिया जो है, ठीक है, वो नोटिफिकेशन के थ्रू डिक्लेयर किया जाएगा कि ये डिस्टर्ब एरिया है। उसके बाद वहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस एक्ट लगाया जाएगा, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट या एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी, ठीक है, ये डिक्लेयर कर सकते हैं पर्टिकुलर डिस्टर्ब एरिया, ऑफिशियल गजट के अंदर उसके बाद मेंशन करना होगा, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यूजली इसको एनफोर्स करती है। इनिशियली जो था वो पावर सिर्फ गवर्नर के पास थी, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने भी पावर ले ली कि हम भी लगा सकते हैं। अब यही तो इशू है, स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि जैसे इस आर्टिकल में बोला गया, उन्होंने बोला कि ये सेंटर ही इसको हटा सकती है, हम नहीं हटा सकते। स्टेट वाले, स्टेट रिकमेंड कर सकती है, सजेस्ट कर सकती है कि ये वाला डिस्टर्ब एरिया यहाँ पे आप लगा दो, लेकिन उस जो सजेशन को या हटा दो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नर वो खारिज भी कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है स्टेट गवर्नमेंट की वो बात मानी ही जाएगी। यही इशू है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादातर लगा देती है, स्टेट वाले बोलते रहते हैं कि भाई इसको हटाओ। जब एक बार लग गया तो 3 महीने के लिए ये कंटिन्यू रहता है। जैसे एग्जांपल है करंटली होम मिनिस्ट्री जो है, ठीक है, उसने डिस्टर्ब्ड एरिया नोटिफिकेशन के डाला नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश के अंदर, लेकिन जो मणिपुर और असम के लिए था वो स्टेट गवर्नमेंट ने इशू किया। त्रिपुरा का 2015 में हट गया, मेघालय का जो 2018 में हट गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के लिए अलग है, ठीक है, उनके लिए स्पेशल अलग बनाया गया। आर्मी ऑफिसर को कौन कौन सी पावर होती हैं, स्पेशल पावर जो है, ये इसके ऊपर डिबेट भी है और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। एक तो वो किसी को भी शूट कर सकते हैं जो वायलेट लॉ करता है, लेकिन उसको पहले वार्निंग देनी होगी। यही रहता है इशू कि भाई इन्होंने वार्निंग नहीं दी, है ना, ये सारी चीज़ें रहती हैं। किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं बिना वारंट के, किसी को घर के अंदर भी सर्च कर सकते हैं बिना वारंट के, किसी को भी कस्टडी के अंदर ले सकते हैं, लेकिन उसको हैंड ओवर करना होगा जो लोकल पुलिस स्टेशन है उस टाइम के ऊपर। अगर उन्होंने कोई ह्यूमन राइट वायलेशन किया, उसके ऊपर जो भी आपने इंक्वायरी वगैरह जो भी करना है ना, उस प्रोसिक्यूशन के लिए पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है। यही रीज़न है कि इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है। जीवन रेड्डी कमेटी मेंस के लिए, ठीक है, कि उन्होंने बोला कि भाई इसके कुछ जो टर्म्स हैं उनको रिपील करो और अनलॉफुल एक्टिविटी यूआपा के अंदर इसको डालो। काफ़ी चीज़ें वहाँ पे डाली भी गई। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनलिटी इसकी रखी कि भाई ठीक है ये रहना चाहिए, डिस्टर्बेंस जो हो जाती है ना, क्योंकि अदरवाइज चाइना वगैरह कंट्री है जो ये बेनिफिट ले जाएंगी अपनी नॉर्थ ईस्ट स्टेट का, तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना भी जरूरी है। लेकिन यहाँ पे बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप से फैसला ले सकती है कि हाँ यहाँ पे इस स्टेट के अंदर हमने ये लगाना है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की कंसल्टेशन वो ले सकती है, ठीक है, उसको लेनी चाहिए, कहने का मतलब। इन्होंने बोला उसके बाद दोबारा बार बार उसका पीरियोडिक रिव्यू रहना चाहिए 6 महीने के बाद कि भाई क्या इसको हमने एक्सटेंड करना है या इसको ख़त्म करना है।
और जो फोर्सेज है उनको मिनिमम फोर्स का यूज करना चाहिए, ये कुछ बोला। क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट टू आर्म्ड फोर्स एक्ट 1958। इट गिव्स द आर्म्ड फोर्सेस द पावर टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर इन डिस्टर्ब एरिया। द सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नर ऑफ स्टेट और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी कैन डिक्लेयर द होल और पार्ट ऑफ द स्टेट और यूटी एज डिस्टर्ब्ड एरिया। थर्ड है, इट गिव्स स्पेशल पावर टू आर्मी ऑफिसर्स इन डिस्टर्ब्ड एरियाज टू शूट एनी इंडिविजुअल हु वायलेट्स लॉ विदाउट गिविंग एनी वार्निंग बिफोर ओपनिंग फायर। 1 and 2, 2 and 3, 3 ऑल ऑफ द अबव। चलिए दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है, हमने पूरा डिस्कस किया है। 1 and 2 है ना, यहाँ पे वार्निंग देनी जरूरी है, ठीक है जी। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, उनके लिए जो पहले सॉल्व करना चाहते हैं, बाकी यहाँ पे हम बात करते हैं। इंडिया सेंड फर्स्ट बैच ऑफ एड टू अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अंदर आपको पता है कि जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की ज़रूरत है। अब वहाँ पे फूड पहले भी हमने 2020 के अंदर भी भेजा, वीट भेजी और कोविड टाइम के ऊपर मेडिसिन भी भेजी, है ना। अब यहाँ पे बात हो रही है कि पाकिस्तान को क्रॉस करके, इंडिया से पाकिस्तान अफगानिस्तान, है ना, इस रीजन से क्रॉस करना है और यहाँ पे वीट हमने रिसेंटली भेजी है। इशू ये रहता है कि जो पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 3 साल हो गए भाई, हमारा ट्रेड बंद हुआ पड़ा है जब से हमने जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया। उस कंटेक्स्ट से ट्रेड बंद हुआ है, तो यहाँ पे दिक्कत ये आ रही थी, पाकिस्तान पहले ब्लॉक कर देता था और उसके बाद पंजाब के इलेक्शन आ गए और ये हम दे नहीं पाए। यूनाइटेड नेशन ने बोला कि आपको अफगानिस्तान की हेल्प करनी चाहिए, तो इसीलिए इंडिया ने ये अभी रिसेंटली जो कंसाइनमेंट है ये भेजी है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे अटारी से लेके जलालाबाद अफगानिस्तान तक जाएगी, लेकिन जो ट्रक हैं वो अफगानिस्तान के होंगे, हमारे नहीं होंगे, ठीक है, ये उन्होंने बोला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, हाँ, ये सारा जो सामान है ये हैंड ओवर किया जाएगा यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जो अलग अलग दुनिया के रीजन के अंदर यहाँ पे फूड की ज़रूरत होती है वो सारा प्रोवाइड करते हैं। और इनको हमने डबल बैग पैक किया है ताकि वहाँ पे कोई कंटेमिनेशन ना हो पाए। फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट भी हमने दिया है। जो इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन है ना, उसके तहत ये बोला जाता है कि आपको फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट देना है, जिसके अंदर आपको लिखा है उसकी हेल्थ के बारे में, जो आप भेज रहे हो कंसाइनमेंट, उसकी हेल्थ के बारे में लिखना है कि हाँ इसके अंदर कोई कंटेमिनेशन, या आप वो सर्टिफिकेट देख के उसको इंपोर्ट अलाउ कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब ये भी हमने दे दिया और ये बोला जा रहा कि 1 साल तक उसकी जो लाइफ मतलब वो ठीक ही रहेगी, उसी स्टेट के अंदर रहेगी, तो यहाँ पे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। यहाँ पे हमने आपको पता है लिख दिया है, गिफ्ट फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया टू पीपल ऑफ अफगानिस्तान, और लास्ट में मित्रों है ना, यहाँ पे लिखा है मित्रों, गिफ्ट फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया टू पीपल ऑफ अफगानिस्तान, ये भी लिखा गया है, छोटा सा लिखा है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे ट्रक वाली बात भी मैंने आपको बता दी। अब यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात कर लेते हैं, 1961, ठीक है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इन्होंने मिलकर इसको बनाया। हालांकि यहाँ पे पहले एक ट्रायल लिया गया था 2-3 साल के लिए कि भाई इसको देखते हैं कि कैसा ये काम चलता है। ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो लाइफ सेव करती है ना, जो फूड वगैरह कहीं पे प्रोवाइड करना है वो करती है। इट इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ग्रुप के मेंबर है, जो ये उसके ग्रुप के अंदर वो चीज़ें एजेंसीज हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना चाहती है। वहाँ पे भी हंगर से लेके सब कुछ यहाँ पे उसके अंदर गोल्स के अंदर है, ठीक है। असिस्ट किया है 88 कंट्रीज़ को, और इसको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है 2020 के अंदर, ठीक है जी। रिपोर्ट है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, ये आपने याद रखनी है बस। क्वेश्चन देखिए, इट वाज फाउंडेड UN जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया मैंने। इट वाज फाउंडेड इन 1961 बाय FAO एंड UNGA। देन FAO फोकस ऑन इट्स एफर्ट ऑन इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन, इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इनहेंसिंग लिविंग स्टैंडर्ड्स इन रूरल पॉपुलेशन। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट है, द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज फूड असिस्टेंस प्रोग्राम विद द फोकस ऑन एमरजेंसी सिचुएशन। 1 only 1 and 3, 2 and 3 ऑल ऑफ द अबव। कहने का मतलब यहाँ पे अगर मैं टॉपिक के अंदर देखूँ, FAO एंड जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, उन दोनों को अंदर क्या क्या थोड़ी सी डिफरेंसेस है। हालांकि दोनों साथ साथ में काम करते हैं, लेकिन जो मेजर फोकस रहता है FAO का वो है कि न्यूट्रिशन वैल्यू को इम्प्रूव करना, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना, है ना, लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का क्या है कि जहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन है, आपको फूड वगैरह प्रोवाइड करना, वो असिस्टेंस देना। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। सो दिस इज ऑल। आई होप कि दोस्तों हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर रहे हैं, काफ़ी टॉपिक कवर कर रहे हैं, साथ में क्वेश्चन करते तो ऐसा लगता है कि हमें याद हो गया।
लेकिन ये गलत फहमी रहती है कभी कभी, हमें एक बार रिवीजन भी करनी है। रिवीजन करोगे आप एग्ज़ाम के पास जैसे जाते जाओगे, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को भी आपने रिवाइज करना है, ये आपने ध्यान रखना है। ऐसा ना हो आप कंटेंट रिवाइज करो, यहाँ पे क्वेश्चन को भी रिवाइज करना है आपने, तभी हमारी बात बनेगी। सो दिस इज़ ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।